दोस्तों, आज मैं अपने बातचीत के मंच से हिंदी की प्रख्यात लेखिका, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार मनु भंडारी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनु भंडारी जी का पिछले दिनों 15 नवंबर को इंतकाल हो गया एक लंबी बीमारी के बाद। और पूरे सोशल मीडिया पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने की एक श्रृंखला से चल पड़ी, तांता सा लग गया। आज मैं भी अपने तरीके से, अपनी यथाशक्ति से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश कर रहा हूं। मनु भंडारी जी का जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1931 को हुआ था, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में। लेकिन उनकी पढ़ाई जो हुई वो आरंभिक शिक्षा जो हुई वो अजमेर में हुई। क्योंकि उनके पिताजी राजस्थान से, मतलब इंदौर से शिफ्ट होकर के अजमेर में बस गए थे। लेकिन आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद नियति ने उन्हें कलकत्ता पहुंचा दिया। उनके पिता जो सुख संपत राय भंडारी थे, वो वैसे नामी ग्रामी आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम में काफी रुचि रखते थे, कांग्रेसी विचारधारा के थे, पैसे वाले थे। और इसी वजह से शायद उनके घर पर हर पार्टी के लोग इकट्ठे होते थे, बातचीत विमर्श होता था। उन दिनों देश गुलाम था। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थितियां कुछ ऐसी खराब हो गई कि उनको, उनके पूरे परिवार को आर्थिक संघर्षों से जूझना पड़ा। उनके 5 बच्चे थे, मनु उनमें सबसे छोटी थी। मनु ने अपनी आत्मकथा में ये जिक्र किया है कि वो सबसे छोटी थी और साथ ही थोड़ा उनका रंग सांवला था। पिताजी विद्वान होने के बावजूद, खुद भी एक लेखक होने के बावजूद, सचेत व्यक्तित्व होने के बावजूद, उनके मन में कहीं ये बात गहरे बैठ गई थी मनु के रंग को लेकर के। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बता दें कि मनु जी जो हैं उन्होंने कलकत्ता से स्नातक किया और उसके बाद से बीएचयू से उन्होंने भाषा और हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। जल्दी ही उनको कलकत्ता में नौकरी मिल गई, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और वहीं से उनके जीवन में कुछ लेखन वगैरह की के बीज अंकुरित होने लगे। मनु जी कहती हैं कि उनकी एक अध्यापिका ने, उनकी एक सहकर्मी ने उन्हें साहित्य की दुनिया में प्रवेश करा दिया। इससे पहले मनु जी बहुत मतलब वाचाल थी और कई कार्यक्रमों में, भाषणों में, अजमेर में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। और धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो बोलने की और भाषा
को डेवलप करने की, सशक्त भाषा का उपयोग करने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो गई। मनोज जी जो है वो अपने पिता का बहुत लिहाज करती थी, और हालांकि पिता जो है वो आदर्शवादी थे, उनके अंदर पुरुषवादी सोच कूट कूट कर भरी हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां जो हैं वो जलसों में, जुलूसों में और समारोहों में, लेखन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। एक बार का लेकिन वो दृढ़ थे, चूंकि विचारधारा से बहुत दृढ़ थे। एक बार का जिक्र है कि कुछ लोगों ने उनकी लड़कियों को मतलब ईव्स टीजिंग कर दी, छेड़ दिया। आमतौर पे उन दिनों जब ऐसा होता था तो लोग बाग अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, बच्चों को हम पढ़ाएंगे जरूर, चाहे जैसे भी पढ़ाना पड़े, और उन्होंने बस से भेजना शुरू किया। बहरहाल इस पर हम लंबी बातचीत बाद में करेंगे। जीवन के अंतिम समय में मन्नू जी जो हैं वो कई सालों से नर्व डिजीज और बाद में स्मृति भ्रम, स्मृति क्षीण हो जाने की स्थिति से गुजर रही थी, और 90 साल की उम्र में उन्होंने 15 नवंबर 2021 को अपनी अंतिम सांस ली। मैं थोड़ा उनकी रचनाओं के बारे में बताता हूं कि मैंने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, मैंने साहित्य की दुनिया में जब प्रवेश किया, तो उन दिनों नई कहानी का आंदोलन चल रहा था, जिसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, भीष्म सानी वगैरह थे। और हमें भी, मतलब मुझे भी पहले इन्हीं कहानियों से होकर के गुजरना पड़ा। मनु भंडारी को मैंने बाद में पढ़ा जब महाभोज उपन्यास मेरे हाथ लगा। फिर उसके बाद से महाभोज उपन्यास पर नाटक भी मनोज जी ने लिखा, और मैं तब गोरखपुर में था और मैंने योजना भी बनाई थी कि हम महाभोज नाटक को खेलेंगे। और ये नाटक बड़े बड़े निर्देशकों ने खूब अच्छी तरह से खेला, और काफी ये नाटक चर्चित भी हुआ था। ये एक विशुद्ध, मतलब राजनीतिक नाटक आप कह सकते हैं, राजनीतिक उपन्यास कह सकते हैं, राजनीतिक नाटक कह सकते हैं। हालांकि मनोज जी बार बार ये कहती रही कि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन ये एक राजनीतिक नाटक है। इसके अलावा मनोज जी ने अपनी कहानियों में स्त्रियों की आजादी, आम आदमी का दर्द और बाल मनोविज्ञान की पीड़ा, खास करके जब पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, उस अलगाव में रह रहे दंपति के बीच पिसते बच्चे की आवाज को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया है और उन्हें उठाया है। उनके अगर देखा जाए उनकी रचनाओं को, तो उनके कहानी संग्रह हैं, जैसे कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ, नायक, खलनायक और विदूषक। उनके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। ये 1 इंच मुस्कान जो है वो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिल करके ये रचा था। मतलब ये शायद मेरे ख्याल से हिंदी का ये पहला, हिंदी साहित्य का ये पहला प्रयास था, जब
पति पत्नी ने मिल करके एक उपन्यास की रचना की। फिर इन्होंने नाटक, इनके नाटक जो हैं वो बिना दीवारों का घर, महाभोज, और जैसा कि मैंने बताया कि ये राजनीतिक चेतना से लैस नाटक है। और जब ये लिखा गया था तब साहित्य में दलित विमर्श जैसी कोई बात नहीं थी। और मुझे वाकई ताज्जुब होता है कि साहित्य में प्रेमचंद के जैसे सदगति वगैरह में उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लेकिन मनु भंडारी एक महिला लेखिका ने इसको बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है था। मनु भंडारी जी का ने एक आत्मकथा भी लिखी है, हालांकि वो उसे आत्मकथा नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि ये कहानी है, और इसीलिए वो उसको उसका शीर्षक भी उन्होंने दिया था, एक कहानी यह भी। इसमें उन्होंने अपने बहुत तमाम सारे स्मृतियों को खंगालते हुए उसका जिक्र किया है। अपनी माँ की सहनशीलता और अपने पिता की सोच का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। पिता के अंदर कौन कौन से अंतर्द्वंद चल रहे थे, जैसे पुरुष मानसिकता थी और आदर्शवाद था, और उन्होंने उसमें कैसे उस पूरे उनकी पर्सनालिटी से कैसे उन्होंने एक तरह से होड़ लेने की, मुठभेड़ लेने की कोशिश की, और अपनी पूरी कहानी को उन्होंने, पूरी जिंदगी की कहानी को उसमें अपने आत्मकथा में उन्होंने बखूबी उकेरा है। उनकी कहानी यही सच है पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी। इसके अलावा उन्होंने स्वामी निर्मला दर्पण की कहानी और स्क्रीन प्ले भी लिखा था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक मशहूर धारावाहिक था रजनी, जिसके कुछ एपिसोड्स की पटकथा भी उन्होंने लिखी थी। उनकी शादी जो है वो मशहूर लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव से हुई थी। और लेकिन बेटी रचना यादव के होने के बाद उनके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। पर रचना जो है वो अंत तक उनके बीच, मतलब पिता और माँ के बीच एक इमोशनल पुल का काम करती रही। यहां यह बता दूं कि मन भंडारी की मृत्यु तक वे रचना के पास ही रही। ऐसा कहा जा सकता है कि जो आपका बंटी उपन्यास है वो उनके वैवाहिक जीवन के टूटने के कारण एक बच्चे के घुटन की त्रासदी का जीवंत चित्रण है। लेखिका होने के साथ साथ मनु जी जो हैं वो शिक्षिका भी थी और उन्होंने कलकत्ता में पढ़ाया बच्चों को, और उसके बाद से उन्होंने दिल्ली में मिरांडा हाउस में उन्होंने वो काफी समय तक अध्यापन करती रही। मनु जी के लेखन को काफी सराहा गया, जैसे कि मैंने बताया। उनको पुरस्कार मिले, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार का सम्मान। इसके अलावा हिंदी भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे तो मनु जी की रचनाओं को पढ़ करके एक अजीब सी, मतलब जो चीजें जो 100 पर्दों में छिपी होती हैं वो धीरे धीरे उजागर होने लगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अपनी युवा अवस्था में मन्नू भंडारी की रचनाओं को पढ़कर ही शायद मेरे अंदर
महिलाओं की संवेदना और पारिवारिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के संस्कार पैदा हुए हैं, यानी उनके बीज पड़े हैं, और उसे काफी कुछ मुझे सीखने समझने को मिला। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि मन्नू भंडारी जो नई कहानी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश और विष्णु साहनी ने किया था, परंतु मन्नू जी इसका एक जरूरी अंग थी। परंतु अफसोस यह है कि हिंदी साहित्य की पुरुषवादी मानसिकता ने इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी मन्नू जी को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थी। जैसा कि अतीत में अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा के साथ भी शायद यही हुआ था। मन्नू जी ने आजादी के बाद के भारत में टूटती बिखरती महिलाओं की कहानियों को लिखा है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में स्त्री पात्रों के घुटन, अकेलापन और संघर्ष का चित्रण है, और बहुत ही शानदार तरीके का चित्रण है। कुल मिलाकर कहूं तो मन्नू भंडारी हिंदी कथा जगत की एक सशक्त हस्ताक्षर थी। उनका जाना सही मायने में, और जैसा कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े साहित्यकारों ने और पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेखकों ने कहा है कि उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। मैं उनके इस तरह से जाने के मतलब बाद और उनकी मृत्यु पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनसे ये कहना चाहता हूं कि मन्नू जी, आप भौतिक रूप से भले ही अनंत यात्रा पर चली गई हैं, पर अपनी रचनाओं में और उनके कारण, रचनाओं के कारण आप अनंत समय तक जो है वो हमारे बीच रहेंगी। इसी के साथ मैं मन्नू जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोग जो यहाँ पर आए और जिन्होंने अपनी मेरी बात सुनी और अपनी कुछ टिप्पणियां दी, और आगे भी फेसबुक पर जो कमेंट्स वगैरह आएंगे उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पेश करता हूं और नमस्कार करता हूं।